हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीबी सर यूके में। तो दोस्तों, आज से हम लोगों ने एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी है। इसमें हम उत्तराखंड पुलिस के लिए और उत्तराखंड में आयोजित किए जाने वाली एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें एक ओर से आपको मेरी तरफ से भारतीय संविधान के बारे में पूरा का पूरा डिटेल दिया जाएगा, डिटेल वीडियो बनाई जाएगी इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो आप लोगों ने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो जितनी ज़्यादा आप बांटोगे उतनी ज़्यादा बढ़ती है। हम लोगों का पर्पज़ भी यही है कि हम अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान के विकास का जो इतिहास है, इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ और क्या क्या इसके बीच क्या क्या इसके साथ कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं जो ब्रिटिश काल और हमारे आधुनिक भारतीय संविधान को जोड़ती हैं, और क्या क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। हम धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़ेंगे। इतिहास के क्रम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सन 1607 में, आपको पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1607 में भारत में अ, अंग्रेज़ों का आगमन हो गया था। ठीक है, उस समय जहांगीर हमारे दिल्ली के मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, और तब से भारत में अंग्रेज़ों ने लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू करी। तो धीरे धीरे करके इन्होंने भारत में तत्कालीन शासकों की मदद से उनको विभिन्न प्रलोभन दे करके अपनी कूटनीतिक चालों से भारत में अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। इसी क्रम में जब उनका पूरा का पूरा बंगाल का जो एरिया था पूरा का पूरा अपना कब्जा कर लिया, तो वहाँ से भारत में एक प्रकार से भारत में जो संविधान, जो कानून, जो जो फॉलो किए जाने लगे, तो वहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों इसकी। तो लड़ाई होती है प्लासी की, आपने इसके बारे में सुना होगा, और बक्सर की। ये दोनों लड़ाइयाँ भारत में अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नींव रखने वाली लड़ाइयाँ होती हैं। यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना पूरा का पूरा शिकंजा कस लिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया और मीर जाफ़र को 1764 में बक्सर के युद्ध में इन्होंने हराया, तो उसके बाद से भारतीय शासन पर एक प्रकार से शिकंजा कसना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। एक खास तौर पे बंगाल वाले रीजन को ही अभी इन्होंने कब्जा किया, क्योंकि बंगाल का एरिया बहुत ही विस्तृत था और बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल एरिया था। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बहुत ही सदा नीरा कही जाने वाली जो नदियाँ थीं, जो अपने अवसादों को लेकर के आती हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैदान यहाँ बनाती हैं, उपजाऊ मैदान बनाती हैं, उस रीजन को इन्होंने हड़प लिया। तो इसी क्रम में जब इनका बंगाल वाले एरिया में पूरा का पूरा कब्जा हो गया, तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने 1773 में एक एक्ट पारित किया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। 773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको वन डे एग्ज़ाम्स के लिए एक प्रकार से बेस आपका तैयार हो जाएगा, और ख़ास तौर पर जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक प्रकार से क्रैश कोर्स की तरह है। और हम इसमें पूरे से जितना हो सकता है कि अपनी तरफ से डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ये पहला कदम इन्होंने उठाया। ठीक है, इसके अलावा यह एक्ट केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने वाला एक्ट कह रहा है, क्योंकि इसमें क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर होता था उसके पास सारे के सारे अधिकार हो जाते थे। ठीक है, नहीं तो इसका जो प्रमुख विशेषताएं थी, पहली विशेषता मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, क्योंकि केंद्रीकृत मतलब उसमें अगर मैं आपको बताऊं, भारत का जो बंगाल जो भारत का जो एरिया, ऐसे अगर मैं मैप बनाऊं तो ये बंगाल है और ये मद्रास मान के चलते हैं, और ये हो गई बम्बई प्रेसिडेंसी। तीन प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ थीं। इन प्रेसिडेंसियों में बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे उपजाऊ, सबसे महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ के गवर्नर को इन तीनों का गवर्नर जनरल बना करके एक प्रकार से केंद्रीय शासन प्रणाली की यहाँ पर नींव रखी गई है। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल मेन सेंट्रल में है, उसने अपने हाथों में सारी पावर्स ले रखी हैं। ठीक है, वो सारे के सारी प्रेसिडेंसियों को संचालित करता है। तो पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया
वो बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए अराइज हो जाते हैं, जैसे बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी का जो बैटल था उसमें रॉबर्ट क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका थी। रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंटेलिजेंट था, एक क्लर्क से बंगाल का गवर्नर तक का उसका जो सफ़र था अपने आप में एक प्रेरणादायी सफ़र था। एक प्रेरणा, हमें प्रेरणा देता है, इसको हमें किसी से भी सीखना चाहिए, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे वो इंडियंस हों। तो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि एक छोटा सा क्लर्क एक दिन बंगाल का गवर्नर बनता है। तो पहला गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था, ये मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को भी रूल करता है, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इसमें एक प्रावधान किया गया कि हम एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, एक उच्चतम न्यायालय बनाएंगे। 773 में वो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया और इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजा इम्प्रे। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे। मुख्य न्यायाधीश तो सर एलिजा एम्प्रे थे और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई को रोचक बनाने का एक तरीका है। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा 773 एक्ट से खास क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। फिर आता है 781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस एक्ट का जो मेन उद्देश्य था वो 773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस एक्ट के दोषों को दूर करना था। ठीक है, तो और इस एक्ट में एक मुख्य प्रावधान ये भी किया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया कलकत्ता को, यानी कि बंगाल की जो गवर्नर जनरल थे उनको। ठीक है ना, तो बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा का भी जो कानून निर्माता जो होगा वो कौन होगा, बंगाल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद 784 का पिट्स इंडिया एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, इससे काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन तो यही उठता है कि दोहरे प्रशासन की नींव इस एक्ट के द्वारा रखा गया। ठीक है, दोहरे प्रशासन मतलब कि भारत में कंपनी का जो शासन था वो इतना ज़्यादा फैल गया था कि इसको यहाँ पर अंग्रेज़ों ने 2 व्यवस्थाएं करनी पड़ी कि व्यापारिक मामलों को संभालने के लिए, मेनली जो अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तो व्यापारिक मामलों को संभालने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर नियुक्ति की गई। एक डिपार्टमेंट बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखता था। इसके अलावा राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की यहाँ पर स्थापना की गई। तो दोहरे शासन की व्यवस्था 784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, उस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो ये सिस्टम जो चलाया था वो ख़त्म कर दिया गया और भारत में पूरा का पूरा जो शासन तंत्र था वो अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। 784 के एक्ट के बाद 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए। ठीक है, तो इसके जो मुख्य प्रावधान थे वो मैं आपको बता दूं। पहला प्रावधान तो यही था कि भारत में जो कंपनी रूल करती थी, भारत के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी के पास था, उसको यहाँ पर ब्रिटिश संसद के द्वारा छीन लिया गया। ये सारे के सारे जो एक्ट लाए गए ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाए गए। ठीक है, चूँकि मैं आप लोगों को बता दूं कि 1600 में जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो तभी से भारत में ये क्रियाशील हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंपनी का जो सिस्टम था वो और भी मजबूत होता गया और 1813 तक आते आते ये अपने आप में इसका जो सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया था, जिस कारण से संसद को लगने लगा कि भारत में कंपनी के जो पावर्स हैं उनको कुछ कंट्रोल कर लेना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि इसका व्यापार करने का जो एकाधिकार था इसको समाप्त कर देगा, मतलब अकेले अकेले अब ये व्यापार नहीं करेगा। इसके अलावा ब्रिटेन के अन्य लोग भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। ओपन व्यापार को यहाँ पर खोल दिया गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो दूसरा प्रावधान और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारत में बहुत समय से अंग्रेज़ों की ये
अंग्रेज जो ईसाई मिशनरीज थी, इनकी बहुत समय से ये मांग थी कि हमें भारत में व्यापार करने का हमें भारत में अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार दिया जाए, छूट दी जाए। तो इसी एक्ट के द्वारा, 1813 के एक्ट के द्वारा पहली बार ईसाई पादरियों को भारत में आकर के भारत में अपनी मिशनरीज सुविधाओं को संचालित करने और अपने धर्म के प्रचार की छूट दी गई। एक प्रकार से भारत में ईसाईकरण की जो खुली छूट मिली वो 1813। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में कई जगह अभी भी आप देखेंगे, आप अगर आप इतिहास को ढंग से पढ़ते हैं, अगर आप जागरूक हैं, तो कई ऐसे एरियाज भारत में हैं जहाँ पर आदिवासी लोग रहा करते थे और आदिवासियों तक को अंग्रेज़ों ने ईसाई बना दिया। ठीक है। और ख़ासकर हमारे देश में जो दलित वर्ग, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको इन्होंने टारगेट किया और इन्होंने उनको ईसाई में धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो यहीं पर अराइज होता है कि 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। क्योंकि अब 1833 आते आते भारत में अंग्रेज़ों की जो शासन क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, शासन का तो विस्तार हो गया था, जिस कारण से अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और यही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसने भारत में दास प्रथा का अंत किया। भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके अलावा इसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि भारत में सती प्रथा को भी एक प्रकार से गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है। तो सती प्रथा यहाँ से ख़त्म हो जाती है। हालांकि ख़त्म होने की परंपरा ख़त्म तो काफ़ी समय बाद हुई, लेकिन यहाँ पर से इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि राजा राम मोहन राय के प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण है। दास प्रथा को विधि विरुद्ध, मैंने बता दिया कि इसको दास प्रथा को इसने विधि विरुद्ध कर दिया, यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसका फाइनली 1843 में उन्मूलन हो गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया दास प्रथा पूरी तरह से। इसके बाद इस एक्ट में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। यानी पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाने का जो पावर था वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इसके अलावा इस एक्ट में एक प्रावधान ये था कि एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा, विधि आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ये क्या करेगा? विधि का संहिताकरण करेगा, मतलब जो कानून जो बनेंगे उनको एक प्रकार से लिखने का काम करेगा और उसको सेव करेंगे, एक प्रकार सुरक्षित करेंगे। और 1834 में लॉर्ड मैकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना। तो पहला विधि आयोग जो गठित किया गया था वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1833 के अधिनियम के तहत, और 1834 में ये गठन हुआ और इसको लॉर्ड मैकाले को पहले विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद यह अधिनियम लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहली बात तो क्या किया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल सम्राट का अब कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था देश का। ठीक है। इसके बाद इस एक्ट में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित किए गए थे, मैंने आपको बता दिया पहले से ही। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अब इस एक्ट में क्या किया गया, एक शासन, भारत में जो ब्रिटिश शासन की को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। और भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, इस नाम को बदल करके अब वाइसराय कर दिया गया। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कहलाएगा वो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का पहला वाइसराय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ।
बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का पहला वायसराय अगर कहेंगे तो लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आप अगर बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। तो 1858 के एक्ट में ये प्रमुख प्रावधान थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट में कुछ खास नहीं है। इस एक्ट में सिर्फ यही है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का एक पावर दे दिया गया। अध्यादेश क्या होता है? जब जैसे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। मतलब जब संसद सत्र में नहीं होती है, अर्थात संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, अगर उस समय में कोई कानून लाने की ज़रूरत होती है तब अध्यादेश की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये अध्यादेश भी अपने आप में एक कानून होता है। तो पहली बार 1861 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है और जिसकी वैलिडिटी जो होगी वो 6 माह की होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1873 ईस्वी के अधिनियम के बारे में। 1873 ईस्वी के अधिनियम में एक मुख्य प्रावधान ये है कि 1 जनवरी 1884 से ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। यानी कि 1 जनवरी 1884 से 1873 के एक्ट में कहा गया कि 1 जनवरी 1884 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट में भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, यही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीयों को अभी मत देने का अधिकार नहीं मिला है ठीक पूरी तरह से। ठीक है, तो ये है। उसके बाद 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाने जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसके बाद के जितने भी अधिनियम है 1892 के जो अधिनियम 1892 के बाद के जो अधिनियम आते हैं वो सारे के सारे अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनको उनके जो भी मुख्य मुख्य प्रावधान है मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें सबसे पहले तो एक व्यवस्था ये की गई कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम बहुल लोग रहते हैं, वहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम ही चुनावों में उम्मीदवारों के रूप में खड़े होंगे और केवल मुस्लिम ही उनको वोट देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने का जो पहला प्रयास यहाँ पर किया गया और जिसके दुष्परिणाम भारत पाकिस्तान 2 अलग मुल्क बनने के बाद हम लोगों ने भुगते, तो यहाँ से शुरुआत इसकी हो जाती है। ठीक है, तो भारत में जो ये कानून व्यवस्था जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई थी, ये भी अपने आप में भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए उत्तरदायी है। और इसके बाद भारत में सांप्रदायिकता अपने आप में काफ़ी बड़े स्तर तक फैलते गई धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस समय लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले जो थे भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 2 इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद जो 1909 के अधिनियम के बाद हम पढ़ेंगे वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे 1909 का जो अधिनियम है वो मार्ले मिंटो, वैसे ही 1919 का जो अधिनियम है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो पहली तो ये थी कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यानी कि केंद्र में 2 सदनों वाली कानून बनाने वाली एक संस्था बनाई गई, द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक है, प्रथम थी राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है, सेम ऐसी व्यवस्था लाई गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी कि प्रांतों में दोहरा शासन चलाया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि द्वैध शासन व्यवस्था के जनक कौन थे? लियोनस कार्टिस जो थे द्वैध शासन व्यवस्था के जनक कहलाते हैं। और इस एक्ट के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू उस समय गवर्नर जनरल थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत सचिव थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया उसमें लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और 1924 में ली आयोग गठन किया गया। 1926 में ली आयोग गठन करने के बाद
सॉरी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा गलत बता दिया। 1923-24 में ली आयोग का गठन किया गया और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। प्रावधान किया गया था 1919 के एक्ट में कि लोक सेवा आयोग नाम का एक संगठन बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए इन्होंने एक आयोग, ली आयोग गठित किया 1923-24, जिसने सिफारिश दी कि लोक सेवा आयोग का गठन कैसे हो, और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। और लोक सेवा आयोग, आपको पता ही है कि लोक सेवा आयोग जो है भारत में सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है। भारत शासन 1919 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिला। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1919 के एक्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि हमारे संविधान में लगभग 90%, लगभग 90% हम मान के चलें, 90% जो व्यवस्थाएं ली गई हैं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है। ठीक है। इसके कुछ 200 से भी ज़्यादा अधिनियम हैं, जो एक्ट हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको ज्यों का त्यों हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है। यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था जो थी वो ख़त्म कर दी गई। 1919 के एक्ट में जो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू थी उसको ख़त्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन शुरू कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और इसी एक्ट के द्वारा भारत में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों कि इसमें इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट में एक प्रावधान था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट हो, और वह सुप्रीम कोर्ट 1937 में स्थापित किया गया। ठीक है। तो 1935 का एक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लघु संविधान के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम में जो मुख्य एक एग्जाम में समूह गौ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो पहला ही फैक्ट यहाँ पर है कि ब्रिटिश संसद ने इस स्वतंत्रता अधिनियम को, ब्रिटिश संसद में यह स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया और कब यह स्वीकृत किया गया। ये क्वेश्चन जो कहती हूँ ऐसा ही पूछा गया है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में इसे पेश किया गया और ब्रिटेन की संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकार किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य बना दिए गए और देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। यानी कि जो देसी रियासतें हैं वो अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं। तो 1947 तक के जो आज अधिनियम थे सारे के सारे संक्षिप्त में हम लोगों ने पढ़े। इनके जो मुख्य मुख्य प्रावधान हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने टेस्ट बार बार अपने आप को टेस्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते रहिए और जहाँ से भी आपको मिले क्वेश्चंस उनको सॉल्व करिए और एग्ज़ाम पेपर्स अधिक से अधिक सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो यहाँ तक का जो सफ़र था हमारा आज समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला जो है सेगमेंट कल के वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।